हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई इत्यादि वैकेंसी की तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी क्रम में आज हम लोग जीके जीएस सेट 7 लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न, एक एक प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है इनसाइड। पहला ही प्रश्न है कि इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन वैट गैदर्ड मास नामक बुक के लेखक कौन थे, यानी कि कौन है इस बुक किन्होंने लिखा है इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन वैट गैदर्ड मास। यह बुक किसने लिखा है? अशोक चतुर्वेदी, विक्रम के शंकरन नायर और के सी वर्मा। तो किसने लिखा है कि इनसाइड आईबी एंड रॉ रोलिंग स्टोन वैट गैदर्ड मॉस, यह बुक किसने लिखा है? तो रॉ के पूर्व अधिकारी हैं, कौन है? तो के शंकरन नायर। के शंकरन नायर जो है यह क्या है? रॉ के पूर्व अधिकारी हैं और इन्होंने ही लिखा है। रॉ के पूर्व अधिकारी और इन्होंने ही लिखा है यह बुक। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा है कि किस संशोधन में जो है संसद और राज्य विधान मंडलों पर माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी की बात कर रहा है को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक शक्ति प्रदान की गई। यानी कि जीएसटी को कब से संसद में जो है संसद और राज्य विधान मंडलों पर कब से जीएसटी को नियंत्रित करने के लिए कानून बना दिया गया? तो यही आपसे प्रश्न में पूछा है। तो देखते हैं 101वां संविधान संशोधन विधेयक 2014, 115वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 या फिर 120वां संविधान संशोधन या 122वां। तो आपको याद होगा कि जीएसटी से संबंधित कब आया था? तो 2017 में। और ये कब से जीएसटी जो है कौन सा संशोधन विधेयक है? तो यह 122वां संशोधन विधेयक 2014। कब से है यह? तो 122वां संशोधन विधेयक 2014 है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसको कि जब 122वां संशोधन विधेयक 2014 इसे संसद और राज्य विधान मंडलों पर जीएसटी को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने के लिए एक शक्ति क्या कर दी गई? शक्ति दे दी गई। लेकिन अगर हम बात करें कि इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात इसे 101वां, ठीक है 101वां, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में। अधिनियम, देखिए यह संशोधन विधेयक पूछा और अधिनियम की जब बात करेगा तो आप यह कीवर्ड है, याद रख लीजिएगा। अधिनियम की बात करेगा तो कौन सा अधिनियम होगा? 101वां अधिनियम 2016। कौन सा? 101वां अधिनियम 2016 के रूप में जाना जाएगा। और संशोधन विधेयक पूछता है तो 122वां संशोधन विधेयक है 2014। लेकिन जब इसको अगर संविधान संशोधन अधिनियम जब पूछ लेगा, संविधान संशोधन अधिनियम, तो 101वां अधिनियम है और 2016 के नाम से जाना जाता है। ये दोनों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़े बहुत कन्फ्यूजिंग रहते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिसे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, और इसे संभवतः क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाएगा? ट्रोजन हॉर्स कहा जाएगा, वायूर कहा जाएगा, डिडलिंग या फिर स्पैमिंग? क्या कहा जाता है कि एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि कैसे काम करता है? अधिकृत कार्यक्रम की तरह ठीक काम करता है। तो इसे हम वास्तव में, और जो वह काम करता है उसको क्या करता है? वास्तव में वह उसे छुपाता है। तो इसे संभवतः क्या कहा जाता है? तो इसे जो है क्या कहा जाता है? ट्रोजन हॉर्स। ये ट्रोजन हॉर्स वर्ड जो है काफ़ी, यानी कि आईसीटी में ठीक है, आईसीटी में ये बहुत फेमस है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो जानते हैं ट्रोजन हॉर्स क्या है? कि यह एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, आपकी इजाज़त से नहीं आएगा, लेकिन यह एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है कि वास्तव में क्या काम कर रहा है उसी चीज़ को छुपाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? अब यमुना की सहायक नदी कौन सा नहीं है? प्रश्न में यह पूछा गया है कि यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? देखते हैं, कह रहा है केन है, बेतवा है, चंबल है और कल्याणी है। तो यमुना की सहायक देखिए, केन, बेतवा, चंबल, ये सब क्या हैं? तीनों यमुना की सहायक हैं, लेकिन कल्याणी जो है
क्या है, तो कल्याणी जो है यह गोमती नदी की सहायक है। किसकी सहायक है, गोमती नदी की, ठीक है, गोमती नदी की सहायक है कल्याणी, यही यमुना की सहायक नहीं है। बात करें अगर कि लखनऊ, लखनऊ शहर कहाँ बसा है, तो गोमती नदी पर बसा हुआ है। जौनपुर भी किस पर बसा हुआ है, तो जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जब नदियों के किनारे, नदी और किनारे बसे शहर का नाम पूछता है तो उसमें ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे देखते हैं, 5वां प्रश्न है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। यानी कि इनमें से जो जिले दिए गए हैं, जौनपुर है, बहराइच है, बलरामपुर है, गोंडा है, इनमें से उत्तर प्रदेश के ऐसा कौन सा जिला है जिसमें पोटास की कमी पाई जाती है, किस जिले में जो है पोटास की कमी पाई जाती है, तो वह जिला कौन सा है, तो वह जिला जो है जिसमें पोटास की कमी पाई जाती है जौनपुर है। कौन सा है, जौनपुर है, जिसमें पोटास, याद रखिए कि जौनपुर में सर की शासकों ने इसको बताया था जौनपुर को, और इसमें क्या होता है, पोटास की कमी होती है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे देखिए 6ठा प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। यानी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, तो चंदौली है, औरैया है, महोबा है, एटा है। चंदौली कहाँ पे है, बनारस के पास है, ठीक है, और एटा और अररिया आसपास ही हैं। इनमें से अगर बुंदेलखंड वाला हिस्सा देखें तो यह महोबा है। बुंदेलखंड का हिस्सा कौन सा है, महोबा है, जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, महोबा आता है, झांसी, क्योंकि आज महोबा पूछा है तो दूसरा भी पूछ सकता है, झांसी भी आता है, बांदा आता है, याद रखिएगा, ठीक है। महोबा हो गया, बांदा हो गया, झांसी हो गया, उस चित्रकूट आता है, चित्रकूट, यह भी किसके अंतर्गत आता है, चित्रकूट, तो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। जालौन आता है, ठीक है, जालौन भी किसके अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। जालौन के बाद से हमीरपुर हो गया, हमीरपुर, यह भी किसके अंतर्गत आता है, तो हमीरपुर भी बुंदेलखंड, तथा हमीरपुर के बाद से एक और ललितपुर को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ललितपुर, और यह मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ललितपुर क्या है, एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ है ललितपुर, याद रखिएगा, इसको बहुत बार पूछता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो यह ललितपुर ही है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से। अब देखते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन से, महोबा, झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, यह जिले के किसके अंतर्गत आते हैं, तो बुंदेलखंड जिले के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, अब बुंदेलखंड के हिस्से हैं ये। अब देखते हैं 7वां, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति चिन्ह के रूप में अपनाया गया है, किस संग्रहालय में संरक्षित है। तो किस संग्रहालय में संरक्षित इसको किया गया है, तो जानते हैं राष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक रहेगा। क्या रहेगा, राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको अपनाया गया है। कौन सा, तो अशोक स्तंभ पर जो उत्कीर्ण है शेर, और इस शेर के मुख को ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। और किस संग्रहालय में संरक्षित है, यही जानना है। कुशीनगर है, सारनाथ है, कन्नौज है, या लुम्बिनी है। तो अगर हम बात करें कि अशोक का सारनाथ जो स्तंभ है वह कहाँ पे है, जो जिस पे शेर है तो वह सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे है, यह बनारस में पड़ता है। कहाँ पे, बनारस में है। और वहीं पर अशोक का स्तंभ है उस पर उत्कीर्ण शेर का मुख है, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया हुआ है। लुम्बिनी बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पे है ये लुम्बिनी, तो नेपाल में है। वर्तमान में कहाँ पे है, नेपाल में है ये लुम्बिनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न है, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक मुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न, इसको जीजक मुक्ति को हम जिजाक भुक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम जिजाक भुक्ति भी कहा जाता है। याद, तीनों टर्म याद रखिएगा, जीजक मुक्ति कहे, जिजाक भुक्ति कहे या जयहोटी कहे। किसको इस नाम से जाना जाता था, चंदेल शासन के दौरान। किसके दौरान, तो चंदेलों का जब शासन था उस दौरान किसे जिजाक भुक्ति या फिर जीजक मुक्ति या फिर जयहोटी के नाम से जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था, बुंदेलखंड। ऑप्शन बी राइट है इसमें। बुंदेलखंड के अंतर्गत महोबा है, जालौन है, झांसी है या ललितपुर है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें प्रश्न को। कह रहे हैं कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। जैसे बहुत बार पूछा गया इस प्रश्न को कि क्या है ये इनायत खान, पहले याद रखिए सितार वादक हैं और उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, तो एटा से।
इटावा से, औरैया से या फिर फिरोजाबाद से। तो कहाँ से संबंधित है? इटावा से हैं नवाब इनायत खां, जो कि क्या है? प्रसिद्ध सितार वादक हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित हैं, उनको भी याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित हुई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद की बात कर रहा है। यांगून है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है या राजगीर है? तो कहाँ पे हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति की बात कर रहा है यह। तो तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ? पाटलिपुत्र, पटना में होती है। किसके समय होती है? अशोक के समय। किसके समय? अशोक के समय होती है। पहली अगर हम फर्स्ट की बात करें तो कहाँ पे हुआ था? राजगीर, जिसे हम राजगीर कहें या राजगृह कहें, वहाँ पे। सेकंड की बात करें, दूसरी कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी, कालाशोक के समय। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, कालाशोक के समय। तीसरी की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे? पाटलिपुत्र। कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस समय शासक कौन था? तो इस समय शासक अशोक था। शासक कौन था? तो शासक अशोक था। और अध्यक्ष की बात करें तो मोगलीपुत्र तिस्स। कौन था? तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स या फिर तिस्स के नाम से हम जानते हैं इसे। यह कहाँ से था? तो यह श्रीलंका से है, श्रीलंका का है। श्रीलंका, ये बार बार पूछा जाता है कि मोगलीपुत्र तिस्स कहाँ संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित था, जो कि तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई और पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अपने 11वां प्रश्न है हमारा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, जिसे हम क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। यह प्रश्न पूछा गया है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो RBI को कहा जाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। और पूछ रहा है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो RBI की स्थापना वर्ष को पूछ रहा है कि किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी। तो RBI की स्थापना किस वर्ष? 1930, 1935, 1940, 1945 किस वर्ष की गई थी? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। कब होता है? पूरा डेट याद रखिए, यहाँ पे लिख देती हूँ 1 अप्रैल, क्योंकि पूरा डेट भी पूछ लिया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। किसकी? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। अधिनियम जब कहे तो 1934 का अधिनियम। तो अधिनियम याद रखिएगा, क्योंकि अधिनियम भी कई बार पूछा जाता है। अधिनियम की बात करें तो अधिनियम कौन सा था? 1934, यानी कि 1 साल पहले अधिनियम आता है, फिर 1 अप्रैल 1935 में RBI को स्टेब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 12वां देखते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, क्या है कि चेमानचेरी, क्या है? यानी कि चेमानचेरी कुन्हीरमन, याद रखिएगा, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है यह। चेमानचेरी कुन्हीरमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप से उल्लेखनीय नर्तक हैं? यानी कि किस नृत्य से संबंधित है, किस नृत्य के नर्तक हैं चेमानचेरी कुन्हीरमन नायर? यह कौन सा नृत्य करते हैं? तो कथकली करते हैं, मोहिनीअट्टम करते हैं, भरतनाट्यम करते हैं, यक्षगान। किससे संबंधित? कथकली। अच्छा, बात करें कथकली कहाँ से संबंधित है, तो कलियाँ कहाँ पे खिलती हैं? केरल में। मैंने सारे नृत्य कवर कर रखा है, वह लेक्चर आपके जो है प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से सारे नृत्य आपके कवर हो जाएंगे। तो ठीक है, कथकली कहाँ का है? केरल का है। बात करें मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो मोहिनी अट्टम जो है तमिल कहाँ का? ये भी केरल का ही। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। ठीक है, अब यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान कर्नाटक का। कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक में होता है। ठीक है, ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। और ये कैसे नृत्य हैं? तो यह क्लासिकल है, शास्त्रीय नृत्य है। ये नृत्य कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, यक्षगान, ओडिसी, ये सब क्या है? क्लासिकल डांस है, फोक डांस नहीं है, बल्कि लोक नृत्य नहीं, बल्कि यह क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य है। इसको भी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं 13वें प्रश्न को, कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा ऐसा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 4 है, भाग 2 है, भाग 7 है और भाग 12 है। तो कौन सा ऐसा भाग है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो किससे संबंधित है? तो भाग 2 नागरिकता से। किससे है? भाग 2 जो किससे संबंधित है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 5 से 11 तक। कहाँ से? 5 से 11 यह नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, यह अनुच्छेद है। 5 से 11 क्या है? अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 से 11। अब भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता, भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से नागरिकता भारत में पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 14वां प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किस वर्ष से कम आयु के बच्चों को
किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। यानी कि पूछ रहा है, सीधी सी बात पूछ रहा है कि अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि किस उम्र से जो है, कौन सा आयु वर्ग है, उससे नीचे से बच्चों को आप कारखाने में काम नहीं लगा सकते, क्योंकि कारखाने में काम करना क्या होता है, डेंजरस होता है। तो अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया, आर्टिकल 24 साफ कहता है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के, कब तक, देखिए नीचे एरो का मतलब कम हो गया, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कारखानों में नहीं लगा सकते हैं काम के लिए। अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 23 जो है बलात् श्रम की बात करता है। आप जबरदस्ती किसी से श्रम बेगार नहीं करवा सकते, और मानव देह व्यापार की भी बात करता है अनुच्छेद 23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, तो देख लेते हैं कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो इसमें अगर हम बात करें अनुच्छेद 55 की, बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार यह पूछा गया है कि अनुच्छेद 55 क्या है। तो अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात की गई है। कहाँ पे, अनुच्छेद 55 में। 54 में क्या है, तो पीएम की बात की गई है। किसमें, अनुच्छेद 54 में, कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री है, तो अनुच्छेद 74 में। ठीक है, अनुच्छेद 74। आगे देखते हैं अब क्या है, 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति, सभापति नहीं पूछा है आपसे, उपसभापति पूछ रहा है कि भारत में जब पहली लोकसभा आयोजित हुई थी, कब हुई थी, तो 1952 में आयोजित हुई थी पहली लोकसभा। तो देखते हैं कि पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे, रवि रॉय थे, बलिराम भगत थे, एम अनंत संयम आयंगर थे, या फिर जी लक्ष्मण थे। तो पहली लोकसभा जो कि कब से कब तक चली थी, 30 मई 1952 से लेकर के 56 तक। अगर पहली लोकसभा की बात करें, यह डेट भी पूछा गया आप लोगों से कि 30 मई 1952 से लेकर के कब तक चला था, तो 7 मार्च 1956 तक चला था। सीधा डेट पूछ लेते हैं, पहली लोकसभा की बैठक कब हुई थी, या पहली लोकसभा कब आयोजित की गई थी, तो 30 मई 1952 को आप इसको याद रखेंगे। और यह 7 मार्च 1956 तक, यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, उससे एक दिन पहले ही क्या हो गया, यानी कि पहली लोकसभा खत्म हुई थी। ठीक है, और उस समय उपसभापति कौन थे, एम अनंत संयम आयंगर थे। कौन थे, एम अनंत संयम आयंगर जो थे वो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। इस समय कौन है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष, कौन है, ओम बिड़ला। कौन है, ओम बिड़ला जी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां, देखते हैं सीरिया की राजधानी क्या है। अब देखिए, सीरिया की राजधानी क्या है, अम्मान है, दशमिक है, या होम्स है। तो सीरिया की राजधानी कौन सी है, दशमिक। आप याद रखेंगे कि सीरिया की राजधानी क्या है, नक्सलाइड एरिया है सीरिया वगैरह, इसलिए यहाँ का पूछ भी लिया जाता है। तो सीरिया की राजधानी क्या है, दशमिक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। अब देखिए, मुद्रा, देश और मुद्रा से भी प्रश्न लगातार हर सेट में आपको मिल रहा है। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात है, न्यारा है, रियाल है, या फिर क्रोन है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात है, क्या है, क्यात है म्यांमार की मुद्रा। नेपीडा इसकी राजधानी, म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपीडा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी कहाँ पे है, किस देश में, मोरक्को में है, नाइजीरिया में है, बेनिन में है, या सोमालिया में है। तो कहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी देखा जाए, तो नाइजीरिया। इसकी राजधानी क्या है, नाइजर। क्या है, इसकी राजधानी नाइजर है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, नाइजर है, याद रखिएगा। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश भी कौन सा है, यह नाइजीरिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 20वें प्रश्न को कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसकी कुल भूमि के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में सबसे अधिक है। यानी कि कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे वन भूमि का क्षेत्रफल जो है उसके कुल भूमि का, जहाँ पे वन भूमि है कुल भूमि के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक है। क्यूबा है, क्यूबा किसके लिए, सिगार के लिए फेमस है। कनाडा है, हैती है, या फिर जमैका है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है उत्तरी अमेरिका में, अगर वन भूमि की हम बात करें तो कनाडा। कहाँ पे, कनाडा। कनाडा को याद रखिएगा क्योंकि कनाडा आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, क्योंकि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं इस समय। आगे क्या है, 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में कौन सी नहीं गिरती है? तो देखिए बे ऑफ बंगाल में कौन सी नहीं गिरती है? बे ऑफ बंगाल या समझते हैं इसको थोड़ा सा हम मैप से, ठीक है, इसको हम थोड़ा मैप से समझने का प्रयास करते हैं। ये गुजरात हो गया, क्या है? गुजरात है। महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र के पास से गोवा हो गया, गोवा के पास से कर्नाटक हुआ, कर्नाटक के पास से ये वाला जो टोटल एरिया है यह क्या है? केरल का है। और इसे हम वेस्टर्न घाट या फिर पश्चिमी घाट, और यह क्या है? ईस्टर्न घाट है या पूर्वी घाट है। इधर कितने? तो 5 हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यानी कि 5 जो है वेस्टर्न लाइन पे हैं क्या? राज्य, और 4 जो हैं ईस्टर्न लाइन पे है। यानी कि पूछता है कभी कभी कि टोटल कोस्टल लाइन पे कितने राज्य हैं? तो 9 है टोटल, याद रखिएगा। 5 वेस्टर्न और 4 ईस्टर्न पे। यहाँ पे यह क्या है? तो यहाँ से यहाँ तक पूरा तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। 4 ही हैं बस इधर। तो अब समझते हैं ये क्या है? बॉब है, यानी कि बे ऑफ बंगाल है यह जो है। और यह क्या है? तो यह अरेबियन सी है, अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। अब हम समझते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं बॉब में। बाकी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ का ट्रिक्स याद कर लीजिए। बाकी जितनी नदियाँ बॉब में गिरती हैं कि बंगाल में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ मैं लिख देती हूँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो समानता, समानता, ठीक है, याद रखिएगा। समानता, साबरमती है, ठीक है, नर्मदा है, ताप्ती है। क्या है? साबरमती है, नर्मदा है, ताप्ती है। साबरमती, नर्मदा, एकदम अच्छे से याद रखिएगा नर्मदा को, और ताप्ती, ठीक है। गोवा की मांडवी, मांडवी, और गोवा में जुआरी, यह नदियाँ भी कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। पूछा गया इन सब को, तो याद रखिए बस इसको। समानता इनकी साबरमती है, नर्मदा है, ताप्ती है, उसके बाद से क्या है? तो मांडवी है और जुआरी, ये गोवा की 2 नदियाँ हैं। जो गोवा है यहाँ पे ये 2 नदियाँ बहती हैं। यह भी कहाँ पे गिरती हैं? तो मांडवी, जुआरी भी अरब सागर में आकर गिरती हैं, ठीक है। साबरमती गुजरात से निकल के यह भी कहाँ? अरब सागर में गिर रही है। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा यहाँ मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल के कहाँ गिरती है? तो यह अरब सागर में गिरती है। और एक ऐसी नदी है, वेस्ट फ्लोइंग नदी है, क्या बनाती है? तो यह जो है एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है, ठीक है। आगे देखते हैं ताप्ती, यह भी कहाँ पे आके गिर जाती है? यहाँ पे। तो यह भी गुजरात आके, गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। गोवा से 2 नदियाँ यानी कि मांडवी, जुआरी कहाँ गिर जाती हैं? तो यह भी अरब सागर में गिर जाती हैं। तो याद रखिएगा इस फिगर को, इस चित्र को, और ये जो है ट्रिक हमने बताया अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यह याद रखेंगे तो आपके नदियों से संबंधित प्रश्न आपके नहीं गलत होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं 22वां प्रश्न। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल थीं? महिलाओं पर तेजाबी हमले से, बाल और बधुआ श्रम से, या बाल विवाह से, या सर पर मैला ढोने वाले, किससे संबंधित थी कृति भारती, जो कि क्या थी? तो मानवाधिकार कार्यकर्ता थी। और वह किससे संबंधित? बाल विवाह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को अपने। 23वां प्रश्न है हमारा। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान किया, उसका नाम पूछ रहा है कि जो भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को, यानी कि छत्तीसगढ़ को एक नक्सल विरोधी युद्ध बल दिया है, और उसका नाम क्या है? ब्लैक पैंथर है, ग्राउंड है, कोबरा है, व्हाइट टाइगर है। तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्लैक पैंथर नाम दिया गया। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था कब? 2000 में, सन 2000 में अलग हुआ था। यह भी याद रखेंगे फैक्ट, क्योंकि यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए? बहुत इंपॉर्टेंट, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिमला समझौता बहुत बार पूछा जाता है कि शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो यह शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। और किस वर्ष हुआ था शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच? तो यह जानना बहुत ही ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है कि किस वर्ष किया गया था? 1972 में। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था शिमला समझौता। इधर से अगर कौन कौन थे, तो भारत से कौन थी? इंदिरा गांधी थी, पीएम थी उस समय इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? तो जुल्फ़िकार भुट्टो। कौन था? जुल्फ़िकार भुट्टो, इसका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है, जुल्फ़िकार भुट्टो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीना जॉर्जीवा। याद रखिएगा, इसके पहले क्रिस्टीना लेगार्डे थी, लेकिन ये क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। और किस देश से संबंधित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या बुल्गारिया? तो किस देश से संबंधित है? बुल्गारिया देश से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 26वां प्रश्न है कि खून में
कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इनके खून में जो होती हैं कुछ कोशिकाएं होती हैं और जिससे हमारे रक्त का थक्का बनता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, बस वही नाम पूछा है कि इन सेल्स को, उन कोशिका को क्या कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं, मोनोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट। तो जो खून में रक्त का थक्का जमाता है उन कोशिकाओं को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के की वजह से शरीर में क्या जमता है, तो खून का रक्त का थक्का जमता है। अगर विटामिन के जिसमें नहीं है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और अगर सेल की बात करें कौन से सेल हैं, तो थ्रोम्बोसाइट्स उन्हें कहा जाता है। यह भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27वें प्रश्न को। 27वां प्रश्न है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा, ठीक है, नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, डिम्ब कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। उसे हम क्या कहा जाता है, तो उसे युग्मनज यानी कि जाइगोट क्या कहा जाता है, उसे जाइगोट या फिर युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों टर्म याद रखेंगे क्योंकि ये दोनों टर्म पूछे जाते हैं आप लोगों से। आगे देखते हैं 28वें प्रश्न को। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नम नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर एक बार ढाल दिया गया तो फिर उसे गर्म करके हम दोबारा से नम नहीं कर सकते हैं वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहेंगे। अगर एक बार आपने गर्म किया और दोबारा नरम करने पर वह क्या होगा, नर्म नहीं होगा बल्कि सेट हो जाएगा एक ही बार में, तो उसे पॉलीविनाइल क्लोराइड कहेंगे, उच्च घनत्व पॉलीथीन कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक पॉलीरेथेनस कहेंगे, या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं क्योंकि एक ही बार में, एक बार गर्म होता है उसके बाद वो सेट हो जाता है, अपने आकार में आ जाता है। अब दोबारा गर्म करके उसको दूसरे शेप में आप नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आज देखते हैं अभी 29वां प्रश्न हमारा। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग कितना लीटर मूत्र विसर्जित करता है, यानी कि एक वयस्क इंसान जो है 24 घंटे में कितना लीटर जो है मूत्र विसर्जित करता है। तो कितना लीटर जो है मूत्र विसर्जित करता है एक नॉर्मल इंसान एवरीडे, तो कितना लीटर, 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर या फिर 1.8 लीटर। कितना लीटर, तो 24 घंटे में 1.8 लीटर जो है मूत्र विसर्जित करता है एक सामान्य रूप से स्वस्थ इंसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30वें प्रश्न को, जो कि आज का हमारा सेकेंड लास्ट है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69-131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। सीधी सी बात है, आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो किस डे को हम मनाते हैं, 21 जून को। हर साल हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को रूप में 21 मई, अगर यहाँ पे 22 मई रहता तो क्या मनाते हैं, जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं अंतिम प्रश्न आज का कि 1943 में 1943 में विटामिन के, यानी कि विटामिन के, ठीक है, विटामिन के आविष्कारक के लिए किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कि 1943 में विटामिन के का क्या हुआ, खोज हुआ था, आविष्कार हुआ था। इसकी खोज कब हुई थी विटामिन के की, तो 1943 में। और किसको इसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, पीसी कैंडल हैं, डोइजी एंटैम है, कार्ल लिनियस है, रदरफोर्ड है। तो किसे, डोइजी एंटैम ने 1943 में विटामिन के को खोजा, जिसके लिए इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। विटामिन के क्या करता है, तो शरीर में रक्त का थक्का बनाता है। क्या बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। अगर विटामिन के आपके शरीर में सही से नहीं जा रहा है, नहीं से काम कर रहा, तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। चोट लगने पे लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी, खून बहता रहेगा। तो विटामिन के क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये थे हमारे 31 प्रश्न जीके जीएस के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एज इट भी आ सकते हैं और जो एक्सप्लेन किया गया एक्सप्लेनेशन, वहाँ से भी प्रश्न आने की पूरी चांसेज हैं। तो क्लास को बहुत अच्छे से देखा करिए, क्लास में ही तैयार कर लीजिए और वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।